हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 83 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा से साइबर सुरक्षा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चर्चा में क्यों है, तो देश में महत्वपूर्ण जो अवसंरचनाओं पर साइबर हमलों के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS ने एक मसौदा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार की है। ठीक है, तो यह चर्चा में अभी बना है। यह चर्चा में आने का क्या कारण है, तो अभी फिलहाल देखे होंगे कि एम्स में जो साइबर जो हैकिंग हुआ था, कई सारे डेटा को हैक कर लिया गया है। तो इन सब के पीछे का क्या कारण है, इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो और उसके बाद है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में साइबर हमलों में वृद्धि हुआ है। उसके बाद है कि इसके पीछे क्या कारण है, और साइबर हमला या साइबर अटैक के पीछे इसके प्रकार क्या है और ये चुनौतियां क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपको इन सब मुद्दों का जानकारी होना आपको बहुत ही जरूरी है। इसके लिए विभिन्न स्रोत से आप इसका जानकारी ले सकते हैं, जिसमें एक स्रोत है दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है प्रति मंथ करंट अफेयर्स। तो हम आपके बीच लेके आए हैं कि जो जिन छात्रों को, जिन एस्पिरेंट को यह इसका पाठक बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास यह पहुंच नहीं पाता है, तो हम YouTube पे इस अपलोड करते हैं वीडियो, जिससे आप तक पहुंच पाए और आप इसके रेगुलर पाठक बन सके। क्योंकि हिंदी मीडियम के भी कई सारे जो टॉपर हुए हैं उनका भी कहना है कि यह बहुत ही अच्छा ही मैगजीन है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रमुख बिंदु। तो इससे पहले क्या है कि आपको एक बात और बता दूं कि इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के आप अबाउट में जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम को, और इसका जो फोटो फॉर्मेट में हम जो अपलोड करते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो क्या है कि हाल के दिनों में देश में महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर साइबर हमलों के मामलों में हो रही वृद्धि के कारकों पर प्रकाश डालते हुए इस समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या है। तो केंद्र सरकार के अनुसार नवंबर 2022 तक देश में कुल 12,67,564 साइबर सुरक्षा घटनाएं दर्ज की गई है। उसके बाद है कि वर्ष 2021 में ऐसी 14,02,809 घटनाएं, जबकि वर्ष 2020 में 11,58,208 तथा वर्ष 2019 में 3,94,499 घटनाएं दर्ज की गई थी। तो अगला पॉइंट है कि गौरतलब है कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सर्वर पर साइबर हमलों के कारण कई ऑनलाइन सुविधाओं को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद अगला है कि इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 385 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 एवं 66F के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद अगला है कि दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से इंटरपोल और अन्य एजेंसियों के सहयोग से इस मामले की जांच के दौरान चीन और हांगकांग से जुड़े 2 ईमेल ID के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने की मांग की है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि साथ ही इस मामले की जांच राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS द्वारा की जा रही है। उसके बाद अगला है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में साइबर हमलों में वृद्धि। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो नवंबर 2022 तक भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 19 लाख साइबर हमलों या हमलों के प्रयास के मामले दर्ज किए गए थे। उसके बाद अगला है कि अगस्त 2022 में UK में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS सॉफ्टवेयर पर हुए साइबर हमले में देश की एम्बुलेंस, मरीजों की भर्ती, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा आदि को प्रभावित किया था। ठीक है, उसके बाद अगला है कि हाल ही में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने का आह्वान किया, क्योंकि हैकरों द्वारा स्वास्थ्य इकाइयों पर साइबर हमलों से प्राप्त रोगी डेटा का उपयोग फिरौती मांगने या अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
उसका अगला है कि एक अनुमान के अनुसार एम्स दिल्ली में 40 फिजिकल सर्वर और 100 वर्चुअल सर्वर यानी 100 वर्चुअल सर्वर है। हालिया साइबर हमले में एम्स के 5 सर्वर प्रभावित होने का अनुमान है, जिनमें लगभग 3 से 4 करोड़ मरीजों का डेटा होने का अनुमान है। उसके बाद इसके पीछे क्या कारण है, तो केंद्र सरकार ने एम्स सर्वर में अनुचित नेटवर्क विभाजन को इस साइबर हमले के लिए मुख्य कारण बताया है। उसके बाद है कि साइबर हमला या साइबर अटैक क्या है। ठीक है, तो साइबर अटैक से आज से किसी व्यक्ति अथवा संस्था को क्षति या हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम तक अवैध पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करने से है। अगला पॉइंट है कि हालांकि वर्तमान समय में साइबर अटैक का उपयोग सेनाओं द्वारा शत्रु देश पर हमले करने, आतंकवादी समूहों द्वारा अराजकता फैलाने, राजनीतिक उद्देश्यों, संगठित अपराध आदि के लिए भी किया जाता है। उसके बाद इसके प्रकार क्या हैं, तो बैकडोर ट्रोजन। तो एक बैकडोर ट्रोजन प्रभावित व्यक्ति या संस्थान के सिस्टम में एक बैकडोर भेद्यता पैदा करता है, जिससे हमलावर को कहीं भी बैठे हुए सिस्टम पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस, यानी डीओएस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडीओएस सिस्टम के संसाधनों पर हमला करते हैं, उन पर कार्य का दबाव बढ़ा देते हैं और उन्हें सेवा अनुरोधों पर प्रतिक्रिया करने से रोकते हैं। उसका कहता है कि जिससे सिस्टम के प्रदर्शन की क्षमता कम हो जाती है। अक्सर यह हमला किसी अन्य हमले के लिए एक सेटअप होता है। उसका अगला पॉइंट है कि मैलवेयर। ठीक है, मैलवेयर दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है जो संक्रमित सिस्टम को निष्क्रिय कर सकता है। अधिकांश मैलवेयर ओरिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने की क्षमता के आवश्यक महत्वपूर्ण फाइलों को हटाकर या मिटाकर डेटा को नष्ट कर देते हैं। उसका अगला पॉइंट है कि फिशिंग। इसके तहत अपराधी उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे संवेदनशील डेटा को चुराने का प्रयास करते हैं। इस मामले में स्कैमर नकली हाइपरलिंक का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को ईमेल या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से लक्षित करते हैं। उसके बाद अगला है कि रैम्पवेयर परिष्कृत मैलवेयर है जो डेटा या सिस्टम की कार्यक्षमता को बंधक रखने के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। इसके तहत आमतौर पर साइबर अपराधी सिस्टम के डेटा को पुनः छोड़ने के बदले में बड़ी धनराशि की मांग करते हैं। उसके बाद है कि चुनौतियां क्या आ सकती है, तो जागरूकता का अभाव। हाल के वर्षों में साइबर अपराधों के मामलों में वृद्धि के बावजूद देश में सार्वजनिक सेवा से जुड़े प्रमुख संस्थानों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता और इससे निपटने हेतु आवश्यक संसाधनों के वितरण में काफी कमी देखी गई है। उसके बाद है कि समन्वय की कमी। भारत में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय होने के कारण अपराध की जांच करने और आवश्यक साइबर अवसंरचना बनाने का प्राथमिक दायित्व राज्यों का है। साथ ही आईटी अधिनियम और प्रमुख सुरक्षा कानून केंद्रीय विधान होने के कारण केंद्र सरकार प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समान वैधानिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसे में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य के बीच समन्वय की कमी खास कारण बनता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रतिक्रियात्मक कोड का अभाव। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में साइबर या कंप्यूटर संबंधी अपराधों के जांच के लिए कोई अलग प्रतिक्रियात्मक कोड नहीं है। गौरतलब है कि सामान्य अपराध के साक्ष्य की तुलना में साइबर अपराध के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पूरी तरह से अलग प्रकृति के होते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से निपटने के लिए समान मानक और प्रक्रियाएं निर्धारित करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है कि विशेषज्ञों की कमी। देश के अधिकांश राज्यों में साइबर अपराधों की जांच के लिए पुलिस बलों को पर्याप्त प्रशिक्षण या विशेषज्ञों की नियुक्ति पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही एक सामान्य पुलिस कर्मी प्राथमिक प्रशिक्षण के बाद भी केवल फर्स्ट
रेस्पोंडर्स के रूप में ही कार्य कर सकते हैं। उसका अगला है कि संसाधन एवं अवसंरचना विकास। तो राज्यों की साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को आधुनिक तकनीकी विकास के अनुरूप उन्नत किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आधुनिकीकरण के लिए धन मुहैया कराकर राज्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन में सहायता की जाती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस कोष में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। वर्तमान में अधिकांश साइबर अपराध विदेशी क्षेत्राधिकार के साथ ही एक से अधिक देशों में संबंधित होते हैं। साथ देश की सीमा से बाहर या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार में साक्ष्य का संग्रह न केवल कठिन बल्कि एक धीमी प्रक्रिया भी है। अगला पॉइंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 इस बात पर जोर देता है कि अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो एक उप पुलिस अधीक्षक के पद से कम न हो। तथ्य है कि जिलों में पुलिस निरीक्षकों की संख्या सीमित है और अधिकांश फील्ड जांच सब इंस्पेक्टरों द्वारा की जाती है। इसीलिए अधिनियम की धारा 80 में एक उपयुक्त संशोधन पर विचार करना और उप निरीक्षकों को साइबर अपराधों की जांच करने के लिए पात्र बनाना अव्यावहारिक होगा। उसके बाद है कि सरकार के प्रयास क्या है इस क्षेत्र में। तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्ट इन निरंतर कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए न्यूनतम साइबर खतरों और उनसे निपटने के उपायों के बारे में चेतावनी एवं सलाह जारी करता है। उसके बाद साइबर स्वच्छता केंद्र सर्ट इन साइबर स्वच्छता केंद्र बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर का संचालन करता है। इसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से संचालित प्रोग्रामों का पता लगाना तथा उन्हें हटाने के नागरिकों एवं संगठनों को साइबर सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना। उसके बाद है कि सर्ट इन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी के साधन तथा जागरूक रहने के मुद्दे पर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। उसके बाद है कि नोडल एजेंसी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 4C को साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अगला है कि साइबर आतंकवाद का अपराधीकरण। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अपना गए प्रस्ताव 75/282 के तहत आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के लिए के उपयोग को मुकाबला करने पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना हेतु सभी सदस्य देशों को पुलिस शामिल करते हुए एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था। इस समिति के एक सदस्य के रूप में भारत ने साइबर आतंकवाद के अपराधीकरण का प्रस्ताव दिया है। उसके बाद है कि मॉडल कंप्यूटर अवसंरचना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC को एम्स और अन्य अस्पतालों के लिए एक मॉडल कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। उसके बाद है कि आगे की राह क्या है। तो अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब और दिल्ली पुलिस के साइबर रोकथाम जागरूकता और जांच केंद्र CYPAD के माध्यम से राज्यों को उनकी प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करने में सहायता प्रदान की जा सकती है। उसका अगला पॉइंट है कि भारत द्वारा 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों एक्स्ट्राडिशन ट्रेटीज और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट को लागू किया है। इसे अन्य देशों के साथ बढ़ाए जाने के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसका बाद है कि अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है यही कि सरकार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून में डेटा स्थानीयकरण से जुड़े व्यापक प्रावधान शामिल करने चाहिए, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी संदिग्ध डेटा की समय पर पहुंच प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।